हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 यानी BA पार्ट 2 का पेपर 3 हिस्ट्री का ऑनर्स पेपर से मध्यकालीन भारत का इतिहास। आपका इसका प्रथम क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर प्रकाश डालें। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है, मध्यकालीन इतिहास को जानने के साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका जवाब कुछ इस प्रकार होगा, मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य साधनों का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। ए साहित्यिक एवं बी पुरातात्विक। ए साहित्यिक, यह ऐतिहासिक ग्रंथ, इसमें पूर्व सल्तनत कालीन यानी बद्रीचच के चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन है। मुहम्मद की सिंध विजय का भी इसमें उल्लेख किया गया था। यह पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है। सिंध का इतिहास प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता की लिखी हुई पुस्तक मुहम्मद बिन कासिम तथा मक्का के अमीर मुहम्मद मासूम द्वारा रचित तारीख़े सिंध से भी मिलती है। वही सल्तनत कालीन के मध्य हसन उल निजामी की ताज उल मासीर तथा निजामुद्दीन अहमद की तबकाते अकबरी में 11 से 12वीं सदी की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। तारीख़े फ़खरुद्दीन मुबारक शाह में इसके लेखक फ़खरुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का आंखों देखा विवरण लिखा है। मिन हाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासिरी में गोर वंश के इतिहास तथा इल्तुतमिश बलबन रजिया और नासिरुद्दीन के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया है। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ ए फिरोज शाही में तबकाते नासिरी के बाद की घटनाओं का जिक्र है। बर्नी की ही फतवा ए जहांदरी फिरोज शाही के आगे की घटनाओं का वर्णन देती है। सिराज और बर्नी का वर्णन कहीं कहीं पक्षपातपूर्ण है। फिरोज शाह तुगलक स्वयं एक लेखक भी था। उसने अपनी फुतुहाते फिरोज शाही में तत्कालीन शासन प्रबंध का वर्णन किया है। फिरोज तुगलक की ही आज्ञा में लिखा गया ग्रंथ सिरते फिरोज शाही भी प्रथम श्रेणी का ग्रंथ है। शम्स ए सिराज अफीक ने तारीख़े फिरोज शाही में फिरोज के शासन की घटनाओं का वर्णन किया है। तारीख़े सलातीन अफ़गान मखजन अफ़गान अब्दुल्ला की तारीख़े दाऊबी अम्बांसखा शेखानी की तारीख़ ए शेरशाही याहिया बिन अहमद सरहिंद की तारीख़े मुबारक शाही क्रमशः सैयदों और लोहियों की जानकारी देते हैं। किसी ग्रंथ में क्रमबद्ध वर्णन नहीं है। मुगल कालीन भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में स्थापित जहीरुद्दीन बाबर की आत्मकथा ताजुक ए बाबरी से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त अमीर तैमूर, बादशाह हुमायूं के खास खिदमतगार जौहर और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम की आत्मकथाएं भी तत्कालीन भारत के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। अकबर के मंत्री अबुल फजल के ज्ञान के भंडार आईने ए अकबरी से हमें अकबर के समय की सामाजिक
आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दशा की विशद जानकारी प्राप्त होती है। फजल का अकबरनामा भी कई घटनाओं का वर्णन देता है। बादशाह जहांगीर की आत्मकथा ताजुके जहांगीरी में 17वीं सदी के पूर्वोत्तर की राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाओं का वर्णन है। जहांगीर के ही शासनकाल की घटनाओं का वर्णन अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में किया है। शाहजहां के दरबारी मिर्जा अमीन काजवानी द्वारा रचित बादशाहनामा हमें शाहजहां के समय की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। मोहम्मद सादिक अपने शाहजहांनामा में जहांगीर के स्वर्गवास से शाहजहां के कैद किए जाने तक की घटनाओं का निष्पक्ष वर्णन करता है। मीर खां के जफरनामा ए आलमगीरी और गुजरात के ईश्वरदास नागर के फतेह ए अलमारी से हमें औरंगजेब के शासनकाल की जानकारी मिलती है। वहीं विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों की रचना भी इस काल में की गई है। इनमें भी तत्कालीन राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाओं का उल्लेख है। इस प्रकार के ग्रंथों में अमीर खुसरो के ग्रंथ, विशेषकर उसकी मसनबियों और दीवानों का विशेष महत्व है। बात सिर्फ इतनी है कि खुसरो कवि के समान अधिक लिखता है, बजाय एक पेशेवर इतिहासकार के, जो भी उसकी कुरीतियों से हमें गुलाम से गुलाम तुगलक वंश तक के समय की अनेक घटनाओं का परिचय मिलता है। बुहद हाफी के जावमी उल हिकायत, विद्यापति ठाकुर पुरुष परीक्षा, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत और पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो और सूरजजन चरित्र से भी उस काल की ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण मिलता है। अहमद उमेरी के उपन्यास बाज बहादुर से उस समय के मालवा की सामाजिक दशा का वर्णन मिलता है। चचके बदरुद्दीन मोहम्मद के काव्य ग्रंथ दीवान और शहनाम भी प्रसिद्ध है। जुनराज और श्रीधर के नाम भी उल्लेखनीय हैं। कई भक्ति कवियों और सूफी संतों की रचनाओं से हिंदू मुस्लिम एकता पर किए गए प्रयासों की जानकारी मिलती है। धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों का भी उस काल के इतिहास को जानने के लिए अत्यधिक महत्व है। यद्यपि इस प्रकार की पुस्तकों में वर्णन की गई सभी बातें और तथ्य सही नहीं हैं, फिर भी इनमें उस काल की शासन प्रणाली तथा धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यात्रियों के विवरण। सल्तनत कालीन अलबरूनी, जो मुहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ने अपनी तारीख उल हिंद में लिखा है, महमूद ने भारत की समृद्धि को नष्ट करके वह अद्भुत काम किया जिससे हिंदू जनता धूल के कणों की तरह बिखर गई। वे इधर उधर बिखरे हुए हिंदू जाति के कण सभी मुसलमानों ने बुरी तरह नफरत करते थे। इसलिए हिंदू साहित्य, दर्शन और विज्ञान उन स्थानों से जिन पर हम विजय प्राप्त कर चुके हैं हटकर दूर दूर के स्थानों में जैसे कश्मीर, बनारस, बंगाल आदि में जा पहुँचे हैं। हसन निजामी का ताजुसा मासिर में 1192 से 1238 तक की घटनाओं का वर्णन है और वह इल्तुतमिश के प्रारंभिक वर्षों का एक प्रमाणिक ग्रंथ है। दक्षिणी अफ्रीका के तंजियर्स का इब्न बतूता 12 सितंबर 1333 को भारत आया था। उसने किताब उल रहला में मुहम्मद तुगलक के दरबार तथा शासन प्रणाली का जिक्र किया है। साथ ही भारत की तत्कालीन सामाजिक अवस्था का
भी मार्को पोलो ने 13वीं सदी के दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है। महुआ यानी चीनी ने बंगाल और मलाबार तट के जन जीवन की झांकी अपने विवरणों में दी है। अब्दुल रज्जिक, जो ईरानी राजदूत था, ने विजयनगर की तत्कालीन दशा का वर्णन किया है। इटली का निकोलो कांटी, जो 1519 से 20 में भारत आया था, उसने हमारे देश का, यहाँ के रीति रिवाजों का तथा जनता की दशा का रोचक वर्णन किया है। पुर्तगाली एडोर्डी बारबोसा तथा उसका साथी डोमिगोज पईस 1516 में दक्षिण भारत आए और वहाँ के राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक सामाजिक दशा का अपनी यात्रा विवरणों में वर्णन किया है। वहीं आगे है मुगल काल में भारत में अनेक ईसाई पादरी एवं यात्री भारत आए और उन्होंने यहाँ की समृद्धि, नगरों की दशा, सामाजिक स्थिति एवं अनेक राजनीतिक घटनाओं तथा मुगल सम्राटों के वैभव और राज दरबार की शान शौकत का वर्णन किया। इनमें कैप्टन हॉकिंस टोमरो, इटली निवासी पीट्रो डेला बेले, फ्रांसीसी पेल्सट, जर्मन मांडालासो, दिलित, एडवर्ड टेरी, पीटर मंडी, मैंटिक वर्नियर, टेवर्नियर, निकोलो मुलक्की आदि प्रमुख हैं। वहीं पुरातात्विक की तरफ चलते हैं तो इसमें आता है मुद्रा एवं अभिलेख। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें उस काल के सिक्कों तथा शिलालेखों से भी मिलती है। इस समय के सिक्के शासनकाल की अंतिम सीमा का बोध कराते हैं, जिसे दरबारी इतिहासकारों ने प्रायः उपेक्षित रखा है या अशुद्धता के साथ वर्णन किया है। शासक के सिंहासन पर बैठने की तिथि, उसके साम्राज्य का विस्तार, पड़ोसी राज्यों के साथ उसके संबंध एवं धार्मिक नेता के साथ संबंधों के बारे में हमें शासकों के सिक्कों से विश्वसनीय तथ्यों की जानकारी मिलती है। सिक्कों से ही हमें तत्कालीन आर्थिक दशा तथा विनिमय दर का पता चलता है। सुल्तानों के शासन पर भी सिक्कों से जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत और उड़ीसा के हिंदू राजाओं के सिक्कों से वहाँ के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सिक्कों से ही हमें करीब 26 से 27 मुगल शासकों का पता चलता है तथा उनके साम्राज्य विस्तार का भी। हाल ही में कुरी यानी धार, हरदा, वरऊ से अनेक मुगलवासी सिक्के मिले हैं। सिक्कों से हमें पता चलता है कि मुगल बादशाहों ने सिक्कों के आकार, आकृति, अभिकल्प, वजन, शुद्धता और सुलेख पर विशेष ध्यान दिया। सिक्कों के अभिलेखों से बादशाहों की धार्मिक एवं व्यक्तिगत प्रवृत्ति का बोध भी होता है। यही नहीं, इनसे यह भी पता चलता है कि मुगल किस प्रकार भारतीय परंपराओं से प्रभावित हुआ। वहीं कला में स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य एवं नाटक कला, बागवानी, पच्चीकारी, जासी का काम, आभूषण आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसमें देश की तत्कालीन कलात्मक, सामाजिक तथा आर्थिक दशा की जानकारी मिलती है और यह भी कि अलग वंश की कला की क्या विशेषता रही और की कला विशेष की उन्नति एवं विकास का सीमा चिन्ह क्या था। कौन सी कला परंपरागत रही, कौन सी नवीन, कौन सी दोनों का मिश्रण, कौन सी को बढ़ावा दिया गया तो कौन सी को तिरस्कार किया गया इत्यादि। प्रथम क्वेश्चन के जवाब में आज के लिए इतना ही। अब दूसरे क्वेश्चनों के साथ शामिल होते हैं।
प्रश्न दूसरा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक के चरित्र तथा उपलब्धियों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपका जवाब इस प्रकार हो सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा, गुलाम वंश तथा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। वह भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक था जिसने भारत के मुसलमानों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उसके माता पिता तुर्की थे, अतः उसका जन्म तुर्किस्तान के कुलीन वंश में हुआ था। बाल्यकाल में ही वह खुरासान के व्यापारी के हाथ में गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। निशापुर के काजी ने उसे खरीद लिया था। उसके गुणों तथा स्वभाव से प्रभावित होकर काजी ने उसकी शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी। अतः काजी ने अपने पुत्रों के साथ ही उसको धार्मिक और सैनिक प्रशिक्षण दिया, परंतु काजी के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन को गजनी ले आया और उसे मोहम्मद गौरी के हाथ से बेच दिया। कुतुबुद्दीन का उत्कर्ष। कुतुबुद्दीन स्वर्गुण था। थोड़े ही दिनों में उसने अपने नए स्वामी को अपने गुणों से मुग्ध कर लिया और वह उसका बड़ा ही स्वामी भक्त और विश्वास पात्र सेवक बन गया। जबकि कुतुबुद्दीन बड़ा ही क्रूर था, परंतु उसका दिल और दिमाग बड़ा साफ था। उसके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर उसके स्वामी ने उसे ऐबक की उपाधि दे दी। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। उसमें बाहरी तर्क भड़क नहीं थी। उसने अपने साहस, परुषता और उदारता से अपने स्वामी का ध्यान आकृष्ट कर लिया था। वह अपने स्वामी के प्रति इतना भक्ति परायण था कि उसके स्वामी ने भी उसे अपनी सेना का अधिकारी बना दिया। उसे अमीर ए अखूर यानी अस्तबलों का अधिकारी भी नियुक्त किया गया। मोहम्मद गौरी अपनी भारतीय अभियानों में उसको भी भारत लेते आया था। यहाँ भी उसने अपने स्वामी की प्रशंसनीय सेवा की, जिससे खुश होकर गौरी ने उसे तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारतीय विजयों का प्रबंधक बना दिया। इस तरह से एक इतिहासकार के शब्दों में वह केवल शासन प्रबंध के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि अपनी विजयों के क्षेत्र को और भी विस्तृत करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने में उसे पूरी छूट मिल गई। ऐबक ने दिल्ली के समीप इंद्रप्रस्थ को अपना केंद्र बनाया। अतः ऐबक ने अनन्य भक्ति के साथ अपने स्वामी की सेवा और उसके विजय के कार्यों को पूरा कर दिखाया। उसने अपने स्वामी के शासनकाल में ही भारत में गवर्नर के रूप में कार्य किया। जब गौरी का देहांत हुआ तो उसने स्वयं दिल्ली पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने अपने स्वामी मोहम्मद गौरी के जीवन काल में ही सन 1192 ईस्वी में अजमेर और मेरठ के विद्रोह को दबाया। उसी साल कन्नौज के शासक जयचंद को परास्त किया। सन 1197 ईस्वी में उसने गुजरात के भीमदेव को दंडित किया और उसकी राजधानी को लूटता हुआ दिल्ली पहुंच गया। सन 1202 में उसने कलिंजर के किले को जीता। उसके बाद उसने महोबा नगर को भी हस्तगत कर लिया। उसके बाद बदायूं को भी जीता। उसके एक सैनिक इख्तियार उद्दीन ने बिहार और बंगाल के कुछ भागों को जीत लिया। इस तरह से वह सन 1206 ईस्वी तक अपने स्वामी का प्रतिनिधि बनकर लगभग सारे उत्तरी भारत पर अधिकार कर चुका था। उसका सिंहासनारोहण। मोहम्मद गौरी के देहांत के बाद लाहौर के नागरिकों ने
कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण की। इस तरह से 24 जून सन 1206 ईस्वी को औपचारिक रूप से उसका सिंहासनारोहण हुआ। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक को किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। बंगाल और बिहार के शासक मोहम्मद बख्तियार ने उसकी अधीनता में कार्य करना स्वीकार कर लिया। सिंध के शासक कुआचा के साथ ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कर दिया, इसलिए कुआचा ने भी ऐबक का विरोध नहीं किया। बदायूं के शासक के साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, इस तरह से उसने भी विरोध नहीं किया। गजनी के शासक यल्दुज की पुत्री के साथ उसने अपना विवाह कर लिया था। उसके बाद भी यल्दुज ने पंजाब पर अपना अधिकार घोषित कर दिया। ऐबक इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। फलतः ऐबक ने गजनी पर आक्रमण कर उसे अधिकृत कर लिया। अंत में यल्दुज गजनी से भाग खड़ा हुआ। शीघ्र ही गजनी में उसकी बदनामी फैलने लगी। गजनी की प्रजा के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं था। ऐबक का दुर्दिन आ गया, क्योंकि अपनी विजय को संगठित न कर वहाँ अमीरों के साथ आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गया। गजनी की प्रजा ने यल्दुज को पुनः गजनी में बुलाया और ऐबक को वहाँ से मार भगाया। तब ऐबक लाहौर वापस आ गया। इधर लखनौती में अपनी मर्दान खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, परंतु खिलजी सरदारों ने उसको मार भगाकर उसका स्थान मोहम्मद शेरन को दिया और मर्दान खां को जेल में बंद कर दिया। परंतु जब वह जेल से निकलकर दिल्ली पहुंचा, उसने ऐबक को बंगाल पर हस्तक्षेप करने के लिए प्रलोभन दिया। खिलजी लोग ऐबक को अपनी सर्वोच्च स्वामी मानने के लिए तैयार हो गए। अत्यधिक कार्य करने की वजह से ऐबक ने राजपूतों पर आक्रमण नहीं किया। एक दिन पोलो खेलते समय सन 1210 ईस्वी में घोड़े पर से गिर जाने की वजह से ऐबक की मृत्यु हो गई। उसकी आलोचना भी खूब हुआ। आलोचना है, ऐबक ने भारत में इस्लाम का काफ़ी प्रचार किया। मुस्लिम भारत को गजनी से मुक्त करके ऐबक ने भारत में सत्ता के प्रचार के लिए काफ़ी सहायता प्रदान की। हसन उल निजामी के शब्दों में, उसके आदेश से इस्लाम के निर्देशों को खूब लागू किया गया और ईश्वर की सहायता से सच्चाई के सूर्य ने हिंद के प्रदेशों पर अपनी छाया की। उसे इमारतों को भी बनवाने का बड़ा शौक था। उसने अजमेर में एक मस्जिद बनवाई थी जो 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाती है। उसने उस मस्जिद का निर्माण केवल 2.5 दिन में करवाया, इसलिए यहाँ पर 2.5 दिन का मेला लगता है। दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में उसने दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसको कुब्बत इस्लाम अर्थात इस्लाम की शक्ति कहा जाता है। महात्मा ख्वाजा कुतुबुद्दीन की याद में ऐबक ने एक लाट बनवाना शुरू किया था, जिसको कुतुब मीनार कहा जाता है। इस लाट को वह पूरा न कर सका था। आगे चलकर इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। ऐबक एक महान सेनानी भी था। उसने बहुत सी विजय प्राप्त की। शायद ही किसी युद्ध में उसका पराजय हुई। मिनहाज के शब्दों में ऐबक एक उच्च साहस वाला और खुले हृदय का शासक था। वह बहुत उदार भी था। हजारों मनुष्य उससे उपहार प्राप्त करते थे, इसलिए लोग उसे लाख वक्स अर्थात लाखों का दाता कहते थे। हसन निजामी के शब्दों में ऐबक ने
लोगों को अपने हाथ से न्याय दिया और राज्य में शांति और समृद्धि का संचार करने के लिए घोर परिश्रम किया। वह ज्ञान का बड़ा प्रेमी था। वह अपने दरबार में विद्वानों तथा लेखकों को आश्रय देता था। कहा जाता है कि ऐबक बड़ा ही उदार तथा दयालु शासक था। वह अपने हिंदू प्रजा के साथ भी वह उदारता का व्यवहार किया करता था, परंतु युद्ध में उसने सहस्त्रों हिंदुओं का वध करवाया था तथा मंदिरों तथा मूर्तियों को तोड़वाया था। स्मिथ ने उसे मध्य एशिया के तत्कालीन क्रूर और धर्मार्थ जंगली योद्धाओं का एक नमूना बताया है। उसका शासन प्रबंध भी अच्छा था। उसकी सारी व्यवस्था का आधार सेना थी। उसका स्थानीय प्रबंध प्रजा के हाथों में था। मुस्लिम अधिकारी तो केवल विभिन्न विभागों के प्रबंधक थे। चाहे जो हो, शांति काल में ऐबक वस्तुतः सहनशील था। आज के लिए इतना ही। आपको प्रश्न 1 और प्रश्न 2 जो भी करवाया गया है वो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको बीए से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्राप्त होते रहे और बिहार यूनिवर्सिटी से जो भी सूचनाएं आती रहेगी वीडियो के माध्यम से आपको वह उपलब्ध होते रहेंगे, तो उससे आपको बिहार यूनिवर्सिटी की पूरी जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन।